बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मंथली प्रेस मीट में आप तमाम जर्नलिस्ट साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं। वी वेलकम यू ऑल इन दिस अवर मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 3 इश्यूज को खास तौर से हाईलाइट किया है। उनमें सबसे पहला इशू तो आसाम में जो एनआरसी जो अभी इशू हुआ है और उस पर पूरे मुल्क में इस वक्त बहस चल रही है और उसमें तकरीबन 40 लाख लोगों के नाम आने से रह गए हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। तो हालांकि हुकूमत ये बात कह रही है कि ये एक ड्राफ्ट है और इसमें करेक्शन की गुंजाइश है और लोगों को मौका दिया जाएगा। जो लोग जिनकी शिकायतें हैं या जिनके नाम रह गए हैं, और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट है तो फाइनल ड्राफ्ट तक इंतज़ार करना चाहिए और किसी को कोई परेशान नहीं होना चाहिए। बात हुकूमत की तरफ से की जा रही है। लेकिन हमारे लिए जो तशवीश की बात, चिंता की बात है वो ये कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एनआरसी से बाहर रहना, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। ये संख्या कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 40 लाख लोग, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनकी आबादी 40 लाख से कम है। उतनी बड़ी संख्या में लोग इससे बाहर हो गए हैं। और दूसरी बात जो जिससे को अंदाजा होता है कि उसमें छोटी छोटी कमियों की वजह से, छोटे छोटे मिस्टेक्स की वजह से नाम रह गए हैं। एक फैमिली के नाम आ गए हैं, शौहर का नाम आ गया है, बीवी का रह गया है, बच्चों के नाम में सिर्फ किसी का रह गया है, एक्स एमएलए का नाम रह गया है, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की फैमिली उनके नाम उसमें नहीं है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये जो एक्सरसाइज हुई है इसमें बहुत कमियां हैं और हुकूमत को चाहिए कि वो मुनासिब वक्त इसके लिए दे। 1 महीने का वक्त या 2 महीने का वक्त इस एक्सरसाइज के लिए काफी नहीं होगा। तो कम से कम 4-5 महीने, 6 महीने जब तक मौका नहीं मिलेगा लोगों को, तो तब तक ये एक्सरसाइज सही मायने में नहीं होगी। दूसरा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा तशवीश और चिंता की बात है वो ये कि इस एनआरसी को लेकर जिस तरह से मुल्क में माहौल खराब किया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि जिनके नाम एनआरसी में नहीं आए हैं वो फॉरेनर नहीं कहलाएंगे, और हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा है कि वोटिंग राइट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में हैं वो सब वोट डालने का उनको हक रहेगा जब तक कि फाइनल एनआरसी नहीं आ जाता है। तो इसमें नाम ना आने की वजह से वोटिंग राइट ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगा। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे इशू को कम्युनलाइज कर रहे हैं और इसकी आड़ में नफरत फैला रहे हैं। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उनको फॉरेनर्स कहा जा रहा है और उनको ये मुल्क के लिए खतरा बताया जा रहा है, और उसकी आड़ में ये पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो है इस इशू का, वो हमारे लिए चिंता की बात है। तो हमें ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को, हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों पर काबू पाएं जो इसकी आड़ में नफरत फैला रहे हैं या वहाँ वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस एनआरसी की आड़ में उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। दूसरा इशू हमारा, देश में पिछले कई महीनों से मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो बराबर बढ़ रही हैं और उन घटनाओं, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको सीरियसली ले रहे हैं और अब गाय के नाम पर ज्यादा घटनाएं हुई हैं और अभी भी हो रही हैं। बीच में बच्चा चोरी के अफवाहों की बुनियाद पर भी ऐसे वाकयात हुए हैं। अभी हाल में हमने देखा यहाँ अभी हरियाणा के गुड़गांव, हरियाणा में अकबर खान जो है उनके घर हम भी जाकर आए, तो उनको किस तरह से उनका कत्ल कर दिया गया और उसमें
साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये क्रिमिनल्स जो हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, जो एक खास आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करते हैं और जिनको ये महसूस, जो ये समझते हैं कि अब गवर्नमेंट उनकी है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और जिनके वहाँ के सियासी लोगों से बहुत करीबी क्लोज रिलेशंस हैं, जो वहाँ के लोगों ने हमको बताया, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। हापुड़ के मामले में गिरफ्तारियां हुई मगर उनको फौरन बेल दे दी गई। इस मामले में भी कार्रवाइयां उस तरह से नहीं हो रही हैं। और अभी हैदराबाद में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया, कर्नाटक में। और अभी गुड़गांव में एक मुसलमान नौजवान की जो है जबरदस्ती उसकी दाढ़ी को मुड़वा दिया गया, उसको मारा पीटा गया। तो ये जो लॉलेसनेस इस देश में आ रही है और हमारी मौजूदा हुकूमत की जो इनसेंसिटिविटी है, असंवेदनशीलता जो है, वो हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। और इन क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अब हमारी हुकूमत है, अब हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि ये बहुत चिंता की बात है। इस पर हमने यहाँ के और लोगों से भी राय मशवरा किया है और यहाँ के जो दूसरे धर्मों के लीडर्स हैं उनसे हमारा कंसल्टेशन चल रहा है कि उन सब के साथ हम चाहते हैं कि इस इशू को लेकर, मॉब लिंचिंग और लॉलेसनेस के इशू को लेकर हम राष्ट्रपति से हम मिलना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अलग अलग धर्मों के लोग, जिसमें हम भी शामिल होंगे, उसकी कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और प्रेसिडेंट से हमने अपॉइंटमेंट मांगने की प्रोसेस शुरू कर दी है और कई मजहबी लीडरों से हमारी बात हुई है। तो जैसे ही हमको वक्त मिलता है तो हम इस इशू को हम इतना सीरियस समझते हैं कि अब जो हाईएस्ट जो पोजीशन है इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम उनसे जाकर ये बात कहें कि इस देश में कानून का राज होना चाहिए और आप अपनी हुकूमत को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन सख्त अल्फाज में दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। ये हमारे लिए तशवीश की बात है। तीसरा और आखिरी जो इशू है हमारा, वो आर्टिकल 377 जो होमोसेक्सुअलिटी और LGBTQ से रिलेटेड एक सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और अननेचुरल सेक्स को जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। और ये सेक्शन आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बीच में एक हाईकोर्ट ने इसको रद्द करने की बात कही गई थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस कर दिया और वो सेक्शन जो है अभी बाकी है। हमारे लिए जो अफसोस और चिंता की बात है वो ये है कि एक ऐसी खतरनाक चीज को, जिसे इतने सालों से क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब हमारी गवर्नमेंट, जिसका पहले जिसका स्टैंड कुछ और था, और इस गवर्नमेंट की जो संगठन इस गवर्नमेंट की सरपरस्ती कर रहा है, और उसकी राय बिल्कुल अलग थी कि इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है और कह दिया है कि अब हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, कोर्ट इसमें तय करे कि ये इसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है कि हमने इस इशू पर भी विभिन्न धर्मों के, अलग अलग धर्मों के लोगों को यहाँ हेडक्वार्टर में बुलाया, पिछले दिनों उनके साथ बातचीत की कि हमारे देश में एक ऐसी चीज, बाहरी ताकतों और विदेशी ताकतों के दबाव में हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं कि एक ऐसा क्राइम और अपराध, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी अपराध कहता है, अब उसको लीगलाइज करने की बात हो रही है कि उसको क्राइम न माना जाए और लोग खुलकर जो है उस क्राइम का इजहार करें, बताएं और अपनी आइडेंटिटी को बताएं। और उसमें जो आड़ बताई जा रही है वो ये कि इनका ह्यूमन राइट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद पहले भी इस पर बयान दे चुकी है। हमारा कहना यह है कि ह्यूमन राइट्स किसी के भी हों, चाहे वो क्रिमिनल हो या कोई भी ऑफेंस करता हो, मगर उसके जो ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जरूर प्रोटेक्ट होने चाहिए। मगर ह्यूमन राइट्स की आड़ में आप इस तरह की जो खराबियां हैं, नैतिक बीमारियां हैं, इनको अगर आप लीगलाइज करेंगे, और इससे सिर्फ लीगलाइज नहीं होगा बल्कि उससे ग्लोरीफाई होगा
और उसको एक बढ़ावा दिया जाएगा और उस ऐसा करने वाले लोगों को एक खास पहचान दी जाएगी। तो अगर ये सिलसिला बढ़ता गया तो हर क्राइम करने वाले ग्रुप जो है अपनी एक अलग पहचान के साथ नजर आएंगे। तो ये सिलसिला बहुत खतरनाक है। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट में ये मामला है और गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया है इस पर वो उसकी हम मजम्मत करते हैं कि गवर्नमेंट को ये अपना स्टैंड जो बदल दिया है गवर्नमेंट ने, ये मुनासिब नहीं है और हम समझते हैं कि इस सेक्शन को बरकरार रखा जाएगा। तो ये 3 इश्यूज आपके सामने हैं और कोई चीजें आपके सामने हैं सवालात की शक्ल में इंशाअल्लाह मोहतरम अमीर जमात और नायब अमीर जमात। ये तीनों मुद्दे अदालत में आया था, लेकिन उसमें जमात कोई कंट्रीब्यूट किया था, अदालत में जमात पार्टी बन गया था। ये स्पेशली ये 377 में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ पार्टी बनाया था, लेकिन एक मुस्लिम तंजीम भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया। इसी के बारे में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन ने हमको पूछा क्यों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इनको खिलाफ नहीं अदालत में नहीं आए। अब ये तीनों बातें अदालत की है, लेकिन उसके बारे में अदालत में नहीं जाएगा तो बाहर बात करने के लिए अदालत वाले लोग कर रहे हैं। देखिए भाई, हर काम सारे काम को एक तंजीम नहीं किया करते, आपको ये बात तो मालूम है। मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं और इसका ताल्लुक किसी एक मजहब से नहीं है। सही बात है कि मुसलमानों को उससे आवाज उठानी चाहिए, मुसलमान भी आवाज उठा रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी बेचैन हैं, वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो कोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना कोर्ट में काम कर रहे हैं, हम लोग समाजी सतह पर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलकर इससे पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, करेंगे और प्रेसिडेंट के सामने भी रखेंगे। तो हम जो कुछ काम कर रहे हैं वो आपके सामने अर्ज कर दिया गया। कोर्ट का काम दूसरे हजरात कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। ताल्लुक से मेरा एक सवाल ये है कि अगर एक नॉर्मल इंसान है तो जो मर्द है वो औरत की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो औरत है वो मर्द की तरफ अट्रैक्ट होगी। लेकिन अगर कोई आदमी मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसे मुजरिम मानने के बजाय बीमार क्यों न माने, उन्हें जेल भेजने के बजाय उनका इलाज क्यों न कराए? जेल भेजने की बात नहीं, वो तो बरसों से मौजूद है कानून। ये कानून पहले से मौजूद है ना। अब आप ये देखिए कि शादी का मकसद तो फैमिली बनाना है, घरेलू जिंदगी गुजारना है, वो तो इससे खत्म हो रहा ना। मर्द के साथ रहे, औरत के साथ रहे, साथ रहना ही कोई चीज नहीं होती। और किसी ने ये नहीं कहा है कि नहीं उनको आज़ादी नहीं है, लेकिन आज़ादी के नाम पर ये तरीका सही नहीं है जिससे फैमिली सिस्टम ही आपका खत्म हो जाए। फैमिली तो फंडामेंटल इंस्टीट्यूट है, तो उसे अगर आप खत्म कर देंगे, उसका मकसद ही खत्म कर देंगे आप, तो कैसे उसे सही खिदमत दे सकते हैं। बाकी ये बात की आज़ादी होनी चाहिए, हर आज़ादी के लिए जवाज नहीं होता। एक आदमी खुदकुशी करता है कि भाई मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तो आप उसे जुर्म क्यों करार देते हैं? अगर मालूम हो जाए कोई शख्स खुदकुशी करने जा रहा था तो आप उसे जेल भेज देंगे। क्यों? इसलिए कि सोसाइटी पर उसके बुरे असर पड़ेंगे। मर रहा है वो, किसके हवाले कर रहा है? अपनी बीवी को, बच्चों को, खानदान के दूसरे लोगों को, इस वजह से आप उसकी इजाजत नहीं देते। तो महज ये बात के कायमे साथ रह रहा है, उसकी आजादी से बात नहीं है। ठीक है, आजाद है वो, लेकिन नहीं, बीमारी की बात कर रहा हूं मैं। बीमार है वो, बीमार है तो उसका इलाज भी कराइए। अगर वो देखिए, अगर कोई शख्स इस तरह की किसी साइकोलॉजी में मुब्तला है तो उसका इलाज भी हो सकता है। ये हरकत ऐसी नहीं है कि दुनिया में कभी ना हुई हो, हमेशा होती रही है, इस तरह की हरकतें होती रही, लेकिन उसे लीगलाइज नहीं किया गया, हमेशा उसे बुरा समझा गया और सोसाइटी में उसका एतबार नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं इसे बहुत अच्छी चीज है ये। देखिए भाई, अगर कहीं ना उसे लीगलाइज कर दिया गया है तो उसे आप हमारे सामने ना रखिए। बहुत सी चीजें वहाँ लीगलाइज हैं, आप उसे क्या लीगलाइज करेंगे? भाई देखिए, सीधी बात यह है कि कहीं अगर कोई चीज लीगलाइज हो गई है, अगर वो सही नहीं है, अब मिसाल के तौर पर आप बताइए, वहां ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि शराब पी जाए या ना पी जाए, और वहां पानी की तरह पी जाती है, वो उनकी जरूरत है।
और आपके यहाँ मुल्क में बहस है कि शराब बंद कर देना चाहिए। क्यों क्या बहस कर रहे हैं आप कि सारी दुनिया शराब पी रही है और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में शराब नहीं होनी चाहिए। गांधी जी ने अपने जो बुनियादी उसूल रखे थे उसमें से एक ये भी था कि शराब खत्म करेंगे हम, फैमिली खत्म हो जाती है इससे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात इस हवाले से आप कहें तो वहां तो शराब के बगैर वो जिंदा ही नहीं रह सकते, वो तो कहते हैं हमारी जरूरत है। और आप यहाँ कानून बना रहे हैं और जिन रियासतों में शराबबंदी का तय की उसकी तायद भी करते हैं। यहाँ बिहार में नीतीश ने कहा था कि शराबबंदी होगी, अमल क्या हुआ हमने उस पर बहस करेंगे, लेकिन ये है कि आप उसकी तायद करते हैं, हम सब ने तायद की, बहुत अच्छा कदम है ये। अमल वहां भी शायद इस पर अमल नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आप उसे जरूर समझते हैं ना। तो ये हवाला ना दीजिए कि सब लोग अच्छा समझ रहे हैं तो हम भी अच्छा समझ लें, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें अच्छी समझी जाती हैं। अभी आपकी टीम अलवर गई थी अकबर खान इससे मिलने, तो क्या आप लोगों ने कोई लीगल असिस्टेंस के लिए वादा किया या कर रहे हैं उसके लिए? आप गए थे? देखिए हमारी टीम वहाँ गई थी, नायब जमात नुसरत अली साहब भी टीम में थे, मैं भी गया था, हमारे एक और साथी हैं वासिफ नदीम, वो भी उस टीम में थे। तो बाकायदा हमारा उनसे राब्ता है और उनकी जो लीगल कार्रवाई है उसमें हम उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ दिल्ली से भी वकला से हमने कोशिश की है कि वो केस को सही तौर पर, इसी तरह से जो हापुड़ वाला जो मामला है उस मामले में भी ठीक से FIR दर्ज नहीं हुई है और वो उस मामले में हमने लोगों की लीगल रहनुमाई की है। तो जहाँ रहनुमाई की जरूरत है वहाँ रहनुमाई कर रहे हैं और जहाँ मदद की जरूरत है मदद भी हम कर रहे हैं। तो बराबर हमारा इनसे राब्ता है। जब मुलाकात के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे तो क्या आप ये मामला एज अ कम्युनिटी रखेंगे, इस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी है नहीं 377 के ये मॉब लिंचिंग की जो बात है, देखिए मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है, उसके बाद दलितों की है और एक दो कुछ दूसरी जात बिरादरियों के लोग भी पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हम तो उससे इत्तेफाक करते हैं। अग्निवेश जी का हमला हुआ, अग्निवेश जी है, हाँ सही बात है, अग्निवेश जी है, लेकिन मेजॉरिटी जो है इसका शिकार वही हुई है, मुसलमान हुए हैं, दलित हुए हैं और इक्का दुक्का दूसरी कम्युनिटीज के, दूसरी कास्ट के लोग भी निशाना बनाए गए हैं। बिल्कुल सही है और इसी तौर पर हम वहाँ पेश भी करेंगे। हम एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, जैसी फाइनल होगा इंशाल्लाह फिर हम उसको प्रेस को भी जारी करेंगे। अभी हाल ही में एक चैनल के अंदर डिबेट में एक मुफ्ती को जो है मारपीट हुई और उसको लेकर जेल भेज दिया गया, उस पर जो है जमात का क्या जो कुछ हुआ वह गलत हुआ, लेकिन ये है कि ये भी तो देखना चाहिए कि पहले किसने ज्यादती की। मुफ्ती साहब ने जो हरकत की उसकी कोई शख्स तायद नहीं कर सकता, लेकिन पहले ज्यादती किसने की। और आपको मालूम होना चाहिए कि पहले से वहाँ पुलिस बुला दी गई थी और ये कह दिया गया था कि सब मारपीट होने वाली है। इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है क्या? तो डिबेट इस तरह थोड़ी होता है कि पहले से बता दिया गया कि सब आज मारपीट होने वाली है, हम पुलिस की आने की जरूरत है यहाँ। तो जिन साहबा ने हाथ उठाया पहले उनके खिलाफ कोई केस नजर नहीं आ रहा है। मुफ्ती साहब ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए था, सब्र के साथ बर्दाश्त करते हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक औरत की थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं किया, उसका जवाब दे दिया, उन्होंने गलत किया। एक सवाल है कि आपकी दूसरे मजहब और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ जो मीटिंग हुई है लिंचिंग को लेकर, क्या दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उन्होंने ये परेशानी जाहिर की है कि आज आपके साथ हो रहा है कल हमारे साथ भी हो सकता है? देखिए मॉब लिंचिंग का जो इशू है यकीनन उसमें सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है जो विक्टिम्स हैं, दलित्स हैं, दूसरे लोग भी हैं, स्वामी अग्निवेश जैसे लोग भी हैं। तो ये जो इशू है इस इशू को हम एक मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर का इशू मानते हैं। ये इज अ फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट कि इसीलिए हम प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कानून से चलनी चाहिए।
और आप अपनी इस गवर्नमेंट को ये हिदायत दीजिए और बताइए कि यहाँ कानून का राज होना चाहिए। इसीलिए हम कोई एक कम्युनिटी के लोग नहीं बल्कि सारे मजहब के लोग मिलकर प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं कि ये मसला सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि ये पूरे मुल्क का मसला है, कानून का। एक ही बात दोहरा रहे। जब राजनाथ जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मामला उठाया जाता है कि वेस्ट बंगाल के एक लेबरर को बुला करके एक आदमी ने मार डाला, तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि अब आप हमसे सियासी सवाल कर रहे हैं, ये कह के उठ जाते वहां से। इस बैकग्राउंड में आपको लगता है कि आपकी बात प्रेसिडेंट तक कहाँ तक सुनी जाएगी? हुकूमत ने इसके मुखालिफ में बयान दे दिया कि ये सब सियासी मामला है, ये सब ऐसा मामला नहीं। ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जब कोई मसला हद से आगे बढ़ता है तो हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उससे मिलेंगे, जाकर बताएंगे कितना असर होता है, क्या होता है। अलग बात है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में ये तरीके हैं जिनको अख्तियार किया जाना चाहिए और हम सब मिलकर जाएंगे, सारे मजहब के लोग मिलकर जाएंगे।